हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 मार्च 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि खांगखुई मंगसोर केव सिस्टम को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था खेरसोन रीजन को लेकर के। तो खेरसोन रीजन जो है वो यूक्रेन कंट्री का पार्ट है, लेकिन लास्ट ईयर जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ था तो इस रीजन को जो है वो रशिया ने कुछ टाइम के बाद में ही अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। अभी कुछ टाइम पहले यूक्रेन जो है उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने फिर से खेरसोन रीजन जो है उसको अपने अंडर जो है वो कंट्रोल में ले लिया है। अब ये जो खेरसोन रीजन है ये इतना न्यूज में क्यों बना हुआ, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो खेरसोन रीजन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से आप डिस्कस कर लीजिए। साथ ही साथ में अगर हम डिस्कस करें तो ये जो खेरसोन रीजन है वो ब्लैक सी से क्रीमिया रीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो रशिया को लगा कि अगर इस रीजन को हम कंट्रोल करते हैं तो क्रीमिया के थ्रू जो है वो अपने ट्रूप सिस्टम को इजीली हम यूक्रेन में एंटर करवा पाएंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पोर्ट एरिया है यूक्रेन के, जैसे कि ओडिशा पोर्ट है और भी अदर इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है जो ब्लैक सी पर लोकेटेड है, उन सब को भी यहाँ पर रशिया अपने अंडर कंट्रोल कर लेता। तो इसकी जो लोकेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया खेरसोन रीजन को लेकर के। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर के। आप सभी को पता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसकी पॉपुलेशन टाइम के साथ में काफी ज्यादा डिक्रीज हो रही है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम डिस्कस करें तो 150 से भी कम जो है इसकी संख्या इंडिया में देखी जा रही है। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये राजस्थान जो स्टेट है हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट, किसके बेसिस पर, एरिया के बेसिस पर। तो राजस्थान स्टेट का ये स्टेट बर्ड है। और राजस्थान में साथ ही साथ में अगर हम देखें तो हमारे इंडिया का जो गुजरात स्टेट है और महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जो है वहां पर भी इसकी कुछ पॉपुलेशन, कुछ संख्या जो है वो देखने को मिलती है। अब इस आर्टिकल में बताया हुआ है जो इसकी पॉपुलेशन कम करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइंस होती है ना उनकी वजह से, उनमें ट्रैप होने की वजह से बहुत सारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की डेथ हो जाती है। तो इसको लेकर के जो एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो 2019 में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग जो कंपनीज हैं उनको आप गाइडलाइन दो कि ये जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइंस हैं उनको या तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि बर्ड डाइवर्टर जो है, बर्ड रिफ्लेक्टर जो है वो इनके ऊपर इम्पोज किया जाए। और साथ ही साथ में जो भी हमारी हाई पावर की जो लाइंस हैं उनको हम कर दे अंडरग्राउंड, क्योंकि इनमें ट्रैप होने की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन पर। और ये आईयूसीएन स्टेटस अगर हम डिस्कस करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। देखो यहाँ पर जो भी कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं जो भी एक्टिविस्ट, तो उनका ये मानना है कि अगर हमने टाइम रहते हुए फोकस नहीं किया तो इसकी वजह से पोस्ट इंडिपेंडेंस में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो सेकंड स्पीसीज बन जाएगा जो हमारे इंडिया में एक्सटिंक्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्पीसीज कौन सी है? एशियाटिक चीता। और उसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया को कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े। लास्ट में अफ्रीका से जो है वो हम ला करके हमने चीता जो है वो इंडिया में रीइंट्रोड्यूस किए हैं दोबारा से कूनो नेशनल पार्क में। ओके, तो दोबारा से किसी भी स्पीसीज को रीइंट्रोड्यूस करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ये एक बेसिक इशू है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन है उसमें ये ट्रैप हो जाते हैं, उससे उनकी डेथ हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में बोल दिया, डायरेक्शन दे दी कि भाई जो लो वोल्टेज की जो पावर लाइंस है उनको आप क्या कर दो, उनका एक डिमार्केशन करो और उनको आप कर दो अंडरग्राउंड। ओके, अभी क्या हुआ है कि देखो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है उन्होंने एक गाइडलाइन रिलीज की है और ये बोला है कि 33 केवी से
नीचे की जो भी पावर लाइंस है उनको हम कर देंगे अंडरग्राउंड, और उससे ऊपर की जो लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पर होती है, तो वहाँ तक जो है उन पर हम बर्ड डाइवर्टर्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, और इसकी वजह से ये इफेक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो है जो जो भी रेगुलेटर्स हैं वो ये चाहते हैं कि 33 केवी की जो भी लाइन्स है वो अंडरग्राउंड हो जाए, और इसकी वजह से देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो प्रोसीजर है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा है। पॉपुलेशन काफ़ी कम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, और अगर इसी तरीके से इस प्रोसीजर में लॉन्ग टाइम लगता रहा तो इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी। मतलब जो भी प्रोसीजर है ना वो फटाफट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ओके, अब हमारा जो राजस्थान स्टेट है उसका वेस्टर्न पार्ट आप सभी को पता है कि थार डेजर्ट है। ओके, और गुजरात वाला जो रीजन है, कच्छ वाला जो रीजन है, तो वहाँ पर सोलर सिस्टम जो है ना वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सके, तो उनका जो सिस्टम है ना उनकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इन सभी प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो भी हमारे सोलर प्रोजेक्ट हैं, जो भी हमारी नॉर्मल रेगुलेट वाली जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स हैं, उन सभी को हमें रेगुलेट करने की टाइम रहते हुए ज़रूरत है। तो एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम कुछ और बेसिक फैक्ट जान लेते हैं कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी थ्रेट जो है वो देखने को मिलती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। तो एक तो हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी लाइन में ट्रैप होने की वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा, इनका हैबिटेट लॉस भी देखने को मिल रहा है। देखो, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हैं वो ग्रासलैंड एरिया में पाए जाते हैं, और ग्रासलैंड एरिया की जो इकोलॉजी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन ठीक ठाक है तो वहाँ पर ग्रासलैंड एरिया जो है काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहा है, तो इनका हैबिटेट लॉस देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ में अगर हम डिस्कस करें तो हंटिंग की वजह जो है वो भी एक बेसिक इशू है इनकी पॉपुलेशन कम होने का। तो जब भी आपको इस स्पीसीज के बारे में डिस्कस करें तो हैबिटेट लॉस, हंटिंग और ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, ये कुछ बेसिक इशू हैं जो आप हर स्पीसीज को लेकर के अगर आप आंसर लिख रहे हो तो इनको आप इंक्लूड कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कुछ प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं टाइम टू टाइम राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा भी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी इनके कंजर्वेशन को लेकर के। तो फर्स्ट प्रोग्राम अगर हम डिस्कस करें तो ये है स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। ओके, ये जो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर जो है इसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स जो है, मतलब जो भी स्पीसीज जिनकी संख्या कम हो रही है तो उनके जो भी हैबिटाट एरिया है उसके प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है ताकि उनकी अच्छा एरिया प्रोवाइड हो सके और अच्छे से उनकी जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ कर सके। सेकंड अगर हम डिस्कस करें तो सेकंड प्रोग्राम है कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी। ये जो प्रोग्राम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और साथ ही साथ में जो राजस्थान गवर्नमेंट, इन सब ने मिलकर के इस प्रोग्राम को इंस्टॉल किया, कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या किया जाता है कि 2019 में डिसाइड किया गया कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क है जैसलमेर और बाड़मेर में जो फैला हुआ है वहाँ पर कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी, मतलब कुछ एरिया में इनकी पॉपुलेशन को स्टोर किया जाए ताकि इनकी पॉपुलेशन जो है वो खत्म ना हो सके, उनके प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान दिया जा सके। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम और एस्टेब्लिश कर रखा है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और इसका मेन काम ये है कि ये जो स्पीसीज है इसको लेकर के जो इनका जो हैबिटेट एरिया है वहाँ पर ह्यूमन एंट्रेंस जो है वो काफ़ी कम देखने को मिले ताकि इनकी पॉपुलेशन जो है वो बनी रह सके। इसके अलावा इको फ्रेंडली मेजर्स जो है वो भी टाइम टू टाइम किए जाते हैं ताकि इनकी पॉपुलेशन को बनाए रखा जा सके। तो ये कुछ बेसिक इनिशिएटिव हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वैसे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और इसको लेकर के शॉर्ट वीडियो हमने अपलोड कर रखा है टेलीग्राम चैनल पर, हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। जो भी अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर के, जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उन सभी पॉइंट्स को हमने उस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप जाकर के इस वीडियो को भी देख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, देखो कोच्चि जो जगह है वहाँ पर
जो भी वेस्टेज, जो भी वहाँ पर वेस्ट को डंप किया जाता जिन साइट पर, तो वहाँ पर देखने को मिल रही है फायर इशू देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पर जो भी वेस्टेज था, जैसे प्लास्टिक था, इन सब में आग लग गई है। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने फोकस किया है कि कोची की जो भी पॉपुलेशन है वो अपने घर के अंदर रहे। साथ ही साथ में फोकस किया गया है जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें कि इस तरह का सिस्टम आप जनरेट करके रखो कि अगर कोई इश्यू क्रिएट होता है ब्रीदिंग रिलेटेड इशू तो उनको सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो फायरिंग इशू जो है वो काफ़ी बड़े लेवल पर बढ़ गए हैं। तो देखो, बेसिक बात ये है कि यहाँ पर प्लास्टिक की जो डंपिंग है वो की जा रही है। तो हमें फोकस ये करना है कि स्वच्छ भारत मिशन के बेसिस पर जो हमने स्ट्रीट एरिया में इन सब को तो हमने रिमूव करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद में अगर ये जो भी वेस्टेज होता है अगर इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज ना किया जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली में जो बुराड़ी वाला एरिया है, ओके, इसके अलावा जो भी इस तरीके की डंपिंग साइट्स हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं बेसिक इश्यूज में, क्योंकि प्लास्टिक और भी अदर इम्पोर्टेंट वेस्टेज जो है वो वहाँ पर डंप किए जाते हैं। बहुत बार जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो भी इसमें डंप कर दी जाती हैं, अगर प्रॉपर उनका सेग्रीगेशन नहीं होता है तो उन सब में जो भी इम्पोर्टेंट केमिकल हैं वो रिस्क करके जो है वो एक तरीके से हमारे अर्थ में एंटर करते हैं और हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी इससे इफेक्ट होता है। फिर पॉपुलेशन इसको कंज्यूम करती है और बहुत सारी डिजीज जो है इसमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके का इशू कि आपने वेस्टेज को इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोसीजर जो है वो अच्छे से होना चाहिए, सेग्रीगेशन जो है वो एक प्रॉपर लेवल पर होना चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है कि प्लास्टिक जो जल रहा है उसकी वजह से इशू क्रिएट होंगे। तो प्लास्टिक को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो है वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो है वो लेकर के आए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से प्लास्टिक जो है एक बहुत बड़ा कर्ज जो है वो सोसाइटी के लिए बन गया है। तो देखो, कोई बाहर से आकर के तो यूज़ कर नहीं रहा, प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम फोकस करें कि प्लास्टिक की जो पॉलीथीन जो है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है उसको हम एलिमिनेट करें और उसकी जगह जो है वो हम जूट बैग्स का यूज़ कर सकते हैं, कपड़े के क्लॉथ का जो बैग बना होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब हम यूज़ नहीं करेंगे तो प्लास्टिक आएगा कैसे? जब यूज़ ही नहीं किया जाएगा तो उसका प्रोडक्शन होना भी बंद हो जाएगा, और जब प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा तो सोसाइटी में ये जो इशू है वो काफ़ी अच्छे से सोल्व हो पाएंगे। क्योंकि प्लास्टिक जो है ना, उसको पॉलीथीन जो यूज़ करते हैं हम कैरी बैग के रूप में, वो क्या होता है कि एक लंबे टाइम तक भी अगर वो डंप रहता है तब भी जलाते हो तो वैसे पोल्यूशन निकलेगा, और वो हमारे जो अर्थ में काफ़ी लंबे टाइम तक डंप होने के बाद में भी वो क्या नहीं होता, डिग्रेड नहीं होता है। ये एक बेसिक इशू है, और इसकी वजह से आप देखते हो कि आपके स्ट्रीट में जो भी काउज हैं, जो भी ऑक्सीज हैं, वो उनको कंज्यूम कर लेते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं उनकी हेल्थ जो है। तो प्लास्टिक जो है ना सिर्फ ह्यूमन सोसाइटी के लिए बल्कि जो भी हमारी वाइल्ड एनिमल, जो भी हमारे एनिमल्स हैं, उन सब के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हजार्डस है। तो इसके यूज़ को हम जो है वो हम ही रोक सकते हैं। हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो ये इसका प्रोडक्शन बंद होगा और सोसाइटी में इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बिल्कुल क्लोज हो जाएगी। ओके, तो हमने पहले भी फोकस किया है कि हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी एफसीआरए एक्ट के अंडर जो है गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एक प्रीमियर थिंक टैंक है, इसका लाइसेंस जो है वो क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। अब बेसिक रीजन क्या बताया गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो टैक्स प्रोसीजर जो होना चाहिए उसको लेकर के आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए। साथ ही साथ में यहाँ पर बोला गया कि देखो, जो आपका आपने बाहर से जो मनी लिया है, मतलब फॉरेन से जो आपको मनी आया है, तो फंडिंग कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से देखने को मिली है जो कुछ गलत एक्टिविटीज़ में जिनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। और साथ ही साथ में जो आपको पैसा मिला, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने पैसा लिया, उस मनी का यूज़ कर दिया आपने बुक को पब्लिश करवाने में। तो एक तरीके से आपने डाइवर्ट किया है अपने ऑब्जेक्टिव को, इसलिए आपको बैन किया जाता है, आपका जो लाइसेंस है उसको क्या किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो, हमारी जो नेशनल एजुकेशन
एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमें प्रेजेंट टाइम में क्या फोकस कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी अदर कंट्रीज़ का बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया में एस्टेब्लिश हो सके, मतलब हम कोऑपरेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो थिंक टैंक होते हैं हमारे इंडिया में, वो भी अदर कंट्रीज से फंडिंग लेते हैं और उसका इंडिया में ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो इससे पहले भी अदर अदर ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करने की, सस्पेंड करने की उनका लाइसेंस जो है वो गवर्नमेंट ने कोशिश की है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में एक तरीके से ये जो सीपीआर जो ग्रुप है, जो थिंक टैंक है, इसको जो रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। और सीपीआर जो है वो सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल पर जो है अलग अलग गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के काफ़ी बेहतरीन इनिशिएटिव के साथ में काम करता है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इस तरीके के जो थिंक टैंक है उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ना कि उनके सस्पेंड करने की ज़रूरत है उनके लाइसेंस को, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं कोऑपरेशन के ऊपर। और कोऑपरेशन जो है उसको हम तभी अचीव कर पाएंगे जब जो है इस तरीके के हम अपना माइंड जो है वो ओपनली रखेंगे, और जो भी थिंक टैंक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एनजीओ है, उनको अच्छे तरीके से, वेल तरीके से काम करने देंगे। तभी जा करके जो हम इन्फ्लुएंस चाहते हैं कि फॉरेन कंट्री जो है वो इंडिया में अच्छे से आए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज अच्छे से आए, वो सब कुछ जो है वो इसी लेवल पर हो पाएगा कि हम अपने लेवल पर भी, गवर्नमेंट अपने लेवल पर भी, और ये जो थिंक टैंक है वो अपने लेवल पर भी जो है वो फंड को इंडिया में लाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से फंड जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा जो है वो हम इन्वेस्ट कर पाएंगे और उतना ज़्यादा जो है वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो गवर्नमेंट को इस तरीके का जो बैनिंग है उसको रेगुलेट किया जा सकता है, लेकिन उसको बैन नहीं करना चाहिए, सस्पेंड नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो राइटर हैं वो एक आयुर्वेद फिजिशियन है। राइटर ने यहाँ पर फोकस किया है कि देखो हमारी गवर्नमेंट ने आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सभी को प्रमोट करने के लिए आयुष जो है वो हमने एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई, अलग से डिपार्टमेंट बनाया, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जो है उस कैरियर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। एक हार्डशिप जो है वो इस कैरियर में देखने को मिलती है। इसका बेसिक रीज़न ये है कि देखो आयुर्वेद को लेकर के जो मिसकंसेप्शन जो लॉन्ग टाइम से बना हुआ है, सबसे बड़ा इशू क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर राइटर ने बोला है कि आयुर्वेदा जो है उसमें ये माना जाता है कि अभी भी जो आर्किक टाइम की जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाता है। इसमें टाइम के साथ में जो भी न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे हम मेडिसिन सेक्टर में देखते हैं ना, एलोपैथी में हम देखते हैं कि टाइम के साथ में नए नए रिसर्च होते रहते हैं, नए नए इंक्लूजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि एक मिसकंसेप्शन ये है कि टाइम के साथ में रिसर्च ना हो रहा है, और जो एंशियंट टाइम में जो स्ट्रेटजी फॉलो की जाती थी आयुर्वेदा में वो अभी भी फॉलो की जा रही है। दूसरा क्या होता है कि आयुर्वेदिक का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, पेशेंट को जो रिलीफ है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, काफ़ी मतलब लॉन्ग प्रोसीजर में देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम लोग क्या होते हैं कि इंस्टेंट उनको रिलीफ चाहिए, इसलिए वो एलोपैथी की तरफ अपने आप को प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ में जब यहाँ पर हमने देखा कि आर्किक टाइम की जो पॉलिसी है, जो स्ट्रेटजी है, उनको फॉलो किया जाता है, तो इसकी वजह से जो भी एजुकेटेड पर्सन है उनको ये मानना होता है कि टाइम के साथ में रिसर्च नहीं हुआ, इसलिए आयुर्वेदा जो है वो सही नहीं है। तो जो भी मिसकंसेप्शन है, एक तो आर्किक पॉलिसी, दूसरा यहाँ पर राइटर ने बोला है कि देखो जो भी हमारी आयुर्वेदा की स्टडी जो है उसमें रिसर्च जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलॉट कर रही है, लेकिन अगर हम कॉलेज लेवल पर डिस्कस करें तो वो मनी का इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो हम फोकस कर सकते हैं कि उन सारे रिसर्च मनी को जो है वो रिसर्च के ऊपर फोकस किया जाए और न्यू स्ट्रेटजी जो है वो इन्वेंट की जाए, ताकि आयुर्वेदा जो है वो भी अच्छे से टाइम के साथ में प्रमोट हो पाए। ओके, तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने फोकस किया है कि हमें एक अवेयरनेस जो है वो आयुर्वेदा को लेकर के प्रमोट करना होगा, और सोसाइटी में इस बात को लेकर के फोकस करना होगा कि आयुर्वेदा जो है उसमें भी टाइम के साथ में जो चेंजेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के बेसिस पर न्यू रिसर्च जो है इसमें कंडक्ट हो रहे हैं, जिसकी बेसिस पर लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो, और अवेयरनेस जब क्रिएट होगी तभी लोगों का एक इन्फ्लुएंस जो है, एक इंक्लूजन जो है वो आयुर्वेदा प्रैक्टिस की तरफ इंक्रीज होगा, और तभी जाकर के जो लोग हैं वो एक कैरियर के रूप में इसको जो है वो इंगेज अपने आप को इसमें कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर देखो अभी कुछ टाइम पहले ही जो है वो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो बनाएंगे बायो कंप्यूटर। अब ये बायो कंप्यूटर क्या होता है, देखो
अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे ह्यूमन स्पीसीज जो है उसमें कोई भी इशू देखने को मिलता है, कोई भी डिजीज़ है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। और रिसर्च में जो है वो हम टेस्टिंग करते हैं किसके ऊपर, माइसिस के ऊपर, रैट के ऊपर। तो रैट का जो माइंड है वो अलग तरीके से करता है, अलग अलग तरीके से जो है वो रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या फोकस किया जा रहा है कि लेबोरेटरी में जो है वो ह्यूमन की स्टेम सेल को यूज़ करके माइंड जो है ह्यूमन का डेवलप किया जा रहा है। अब देखो, हमने माइंड तो डेवलप कर लिया, ओके, कल्चर 3D कल्चर सिस्टम को यूज़ करके ब्रेन टिश्यू जो है वो तो हमने डेवलप कर लिया, लेकिन ब्रेन को जब ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा तो इसमें क्या किया जा रहा है कि उस माइंड को फिर इंजेक्ट किया जा रहा है माइसेस में, रेट्स में। और फिर वहाँ पर जो एक तरीके से जो भी टेस्टिंग की जा रही है उसका एक तरीके से रिजल्ट जो है वो ह्यूमन ब्रेन के थ्रू जो है, ह्यूमन ब्रेन के अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो अभी क्या डिसाइड किया गया है कि ये जो बायो कंप्यूटर्स को लेकर के जो ह्यूमन माइंड जो डेवलप किया जा रहा है किसमें, आप लेबोरेटरी में जो आप डेवलप कर रहे हो, इस माइंड को हम यूज़ करें, जिसको हम मिनी ब्रेन बोल रहे हैं। ह्यूमन के माइंड का अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी छोटा साइज है ये, जो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप कर रहे हैं। तो इसको हम यूज़ करें किसमें, मतलब जो आपने माइंड डेवलप किया उसको आप रिलेट करो कंप्यूटर से, और फिर जो भी सेंसेस जो हैं उन सबको इंजेक्ट किया जाए और इसके थ्रू जो है वो कंप्यूटर जो है वो इस तरीके से डेवलप किया जाए। तो इसको लेकर के यहाँ पर जो है वो फोकस किया जा रहा है। तो बायो कंप्यूटर जो है इसको एक तरीके से इस तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं। अभी इसमें जो प्रोसीजर है वो थोड़ा टाइम लगेगा, रिसर्च किया जा रहा है, और अभी कमर्शियल यूज के लिए जो है रेडी नहीं है, लेकिन आने वाले 1-2 साल में जो है इस तरीके का प्रोसीजर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर देखो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो 1982 में अनक्लोज लॉ आ गए थे कि कोई भी जो लैंड एरिया है उसके आसपास में सी एरिया है तो उसको लेकर के रेगुलेशन के लिए कुछ रूल्स बनाई गई। लेकिन अभी हम क्या देखते हैं कि हमारे वर्ल्ड का, पूरे अर्थ प्लानेट का 2/3 पार्ट जो है वो है वाटर एरिया। तो जो भी हमारी मतलब आप डिस्कस कीजिए कि अर्थ एरिया जो है उसके आसपास वाला रीजन तो हम रेगुलेट कर लेते हैं वाटर बॉडीज का, लेकिन वो रीजन जो किसी भी कंट्री के रेगुलेशन एरिया से बाहर आता है इसको बोलते हैं हम हाई सीज। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि वहाँ पर किस तरीके से उस एरिया को यूज़ किया जाएगा, कैसे उसको कंट्रोल करना है, इसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद में इसको लेकर के डिस्कशन चल रहा था, और यूनाइटेड नेशन मेंबर्स जो हैं वो एग्री हो गए हैं कि हाई सीज को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। उन्होंने डिस्कस किया है कि हम एक बॉडी बनाएंगे, और वो बॉडी जो है वो हाई सीज एरिया को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए काम करेगी। साथ ही साथ में ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा ये अदर इंपॉर्टेंट बॉडीज़ के साथ में मिलकर के भी डिस्कस करेगा, और जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्पीसीज जो हैं वो इन हाई सीज एरिया में पाई जाती हैं और उनको लेकर के कोई रेगुलेशन नहीं है, तो अपने अपने लेवल पर हर कंट्री जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, और इसकी वजह से इन स्पीसीज की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, जिसकी वजह से मैरीन बायोडाइवर्सिटी जो इफेक्ट हो रही है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फिर वो देखने को मिलती है। तो उन सारी स्पीसीज को रेगुलेट करने के लिए जो है वो नया एक्ट, नया ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करने के लिए यूनाइटेड मेंबर कंट्री जो है वो तैयार हो गई हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, देखो कुछ टाइम पहले तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ पर एक रूमर क्रिएट किया जाता है, और एक इस तरीके की सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ क्रिएट की जाती है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने ये बोला है कि जो भी हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले जो भी लेबरर्स हैं वो यहाँ से चले जाएं, नहीं तो उनको हम क्या कर देंगे, उनको मार दिया जाएगा। तो इस तरीके की जो सोशल मीडिया फेकनेस है इसकी वजह से वहाँ पर जो भी लेबरर्स हैं जो हमारे नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर काम करते हैं उनमें एक तरीके से जो डर है, फियर जो है वो क्रिएट होने लगा, इनसिक्योरिटी जो है वो क्रिएट होने लगी, और वो लोग जो है वापस अपने घरों की तरफ लौटने लग गई। तो देखो अब वहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ का पुलिस सिस्टम, वहाँ की गवर्नर, उन सब ने अपने अपने लेवल पर स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया जो है वो एक है, स्टेट इसके पार्ट हैं, हम सब जो है वो आपस में कोऑपरेशन के साथ में काम करते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से एक सिंपैथी के साथ में उसने काम किया है, हमारे इस तरीके की कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, और इस तरीके की सारी जो न्यूज़ है वो फेक न्यूज़ है, और इस तरीके के इशू को जो है वो ज़्यादा फोकस ना करते हुए जो भी लेबरर्स हैं वो यहाँ से ना जाएं। ओके, तो देखो फोकस इस बात के ऊपर करना चाहिए कि सोशल मीडिया जो है
वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर अगर हम देखें तो उसके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं, लेकिन अगर हम नेगेटिविटी की बात करें तो इस तरीके के इशू जो है, इस तरीके की फेक न्यूज़ जो है वो भी बिना किसी बेसिक इन्फॉर्मेशन के जो है वो स्प्रेड होती हैं और उसकी वजह से सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, अब भले ही जो गवर्नमेंट जो है वो कितना ज़्यादा इसको लेकर के अश्योर करने की कोशिश करे, लेकिन जो एक इनसिक्योरिटी जो इनमें क्रिएट हुई ना इन लेबरर्स में, वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद में जो है वो दोबारा से सूदिंग स्टेज जो है उसमें आ पाएगा। तो हमारा जो सोशल मीडिया है उसको रेगुलेट करने की स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इस तरीके की इनसिक्योरिटी जो है वो इंडिया में क्रिएट ना हो पाए। इस तरीके के रूमर्स जो हैं वो ना सिर्फ तमिलनाडु में टाइम टू टाइम जो है वो हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। बहुत सारे मॉब लिंचिंग जो है वो इसका एक बेसिक इशू है कि इस तरीके की फेक न्यूज़ जो हैं वो स्प्रेड होती हैं और उसकी वजह से फिर काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।